सभी को। तो मेरी दूसरी और अगली वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, टीकाकरण अभियान जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया है। ये वीडियो सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्लस जो मम्मी पापा हैं छोटे बच्चों के, वो भी इस वीडियो से को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या इंजेक्शंस आपके बच्चों को लगने हैं और कब कब ये सारी चीज़ें लगनी है, कौन कौन सी बीमारियों से ये बचाएंगे। और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के बीच में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वही बात जो मैंने आपको बताई कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन्स लगती हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, किन किन बीमारियों से बचाता है, क्या वेरियस रूट्स हैं, किन कौन से रूट में कौन सी वैक्सीन लगती है, और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये देखिए, ये है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ। इसमें वो सारी वैक्सीन्स आपको दिखेंगी जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और सारे माता पिता और सबसे अनुरोध है कि ये सारी वैक्सीन्स आप अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं। तो शुरुआत करते हैं कि जन्म के समय, बच्चा पैदा होने के बाद कौन सी वैक्सीन लगती है। बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बीसीजी की फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो कि है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। ये किससे बचाता है? ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है उससे ये बचाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसे कि नाम से ही साफ है कि ये पोलियो बीमारी से बचाता है, और हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस से बचाता है। ये बर्थ के समय पे ही हेपेटाइटिस 24 घंटे के अंदर देना होता है। अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं देते हैं तो ये बाद में नहीं लग सकता है। अगर मैं बात करूँ बीसीजी की, कि चलो जी जन्म पे बीसीजी नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से, वो कारण क्या हो सकते हैं कि बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, बहुत ही लो बर्थ वेट था बच्चे का, बच्चे को एस्फाइक्सिया हो गया, बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गई जिनके कारण हो सकता है कि जन्म पे टीका ना दिया गया हो, तो बीसीजी जन्म के अलावा भी दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि अगर बीसीजी मान लीजिए आपके बच्चे को जन्म पे नहीं लगा, तो हम कब तक बीसीजी लगवा सकते हैं। 1 साल की उम्र तक हम बीसीजी कभी भी दे सकते हैं। डोज जो है वो वेरी करेगी, क्या वेरी करेगी वो मैं आगे बताऊंगी। तो मैंने यहाँ से आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। एक, बीसीजी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। दूसरा, आपसे पूछा जाता है कि बीसीजी अगर जन्म पे किन्हीं कारणों से नहीं दिया गया है तो हम कब तक बीसीजी का टीका शुरू कर सकते हैं। तो ये बीसीजी का टीका 1 साल, जन्म के 1 साल के अंतर कभी भी हम बच्चे को लगा सकते हैं। दूसरा, अब शुरू होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का अगला पार्ट। 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने में बच्चे को पेंटावेलेंट, रोटावायरस, एफआईपीवी, पीसीवी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये नया ऐड हुआ है वैक्सीनेशन शेड्यूल में। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। पहले ये गवर्नमेंट में नहीं लगता था, प्राइवेट में लगता था, लेकिन देखते हुए कि बच्चों को जो है निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, तो उनसे बचाने के लिए सरकार ने ये अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड कर दिया है। तो ये सारी वैक्सीन्स यहाँ पे लगती हैं। ओपीवी, पेंटावेलेंट, रोटावायरस वैक्सीन एंड एफआईपीवी फर्स्ट डोज लगती है, और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की भी फर्स्ट डोज यहाँ पे दी जाती है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी बीसीजी के बारे में, जो कि रह गई है, कि बीसीजी कहाँ दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। बीसीजी जो है लेफ्ट आर्म में, उल्टी बाजू में दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट के द्वारा दिया जाता है। उल्टी बाजू में देने का क्या मतलब है, क्यों दिया जाता है उल्टी बाजू में? सिर्फ कोई इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, कि अगर माँ बाप को नहीं पता हो कि बीसीजी बच्चे को मिला है या नहीं मिला है और कहीं बाहर जाता है वो, तो सीधा उसकी उल्टी बाजू देखें और पता चल जाएगा कि बीसीजी मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ये एक निशान छोड़ देता है। हाँ, अब आ जाते हैं हम 6 हफ्ते पे। तो पेंटावेलेंट, जैसे कि नाम से ही पर्ट्यूसिस क्लियर यानी है, कि काली 5 खांसी। बीमारियों से ये आपके बच्चों की रक्षा करता है। वो 5 बीमारियां क्या क्या हैं? डिप्थीरिया, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी,
एंड हेपेटाइटिस, ये 5 बीमारियां हैं जिनसे आपके बच्चों की रक्षा करता है ये। रोटा वायरस वैक्सीन जो है दस्त से होने वाली बीमारी, दस्त से बचाती है। ये देखा गया है कि बच्चों में दस्त होने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें मुख्य कारण जो होता है वो रोटा वायरस होता है, जो बच्चों में दस्त जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। और ये इतना गंभीर हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कि बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। तो रोटा वायरस वैक्सीन भी सरकार ने शेड्यूल में ऐड कर दी। अब 10 हफ्ते पे क्या होता है, 10 हफ्ते पे पेंटावेलेंट की दूसरी डोज, रोटा वायरस की दूसरी डोज और ओरल पोलियो वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाती है। 14वें हफ्ते पे दोबारा से जो हमने 6 हफ्ते पे दिया था, यहाँ पोलियो की सेकेंड डोज और पीसीवी की सेकेंड डोज आ जाती है। उसके बाद 9 से 12 महीने पे यहाँ लगता है खसरा और रुबेला, मीजल्स MR, मीजल्स रुबेला का टीका, और पीसीवी बूस्टर और FIPV बूस्टर या थर्ड डोज हम कह सकते हैं। इनकी मैं बताऊंगी अगली स्लाइड में कि ये कितनी डोसेज में दिया जाता है, कैसे दिए जाते हैं। फिर 16 से 18 महीने पे मीजल्स रुबेला की दूसरी डोज, DPT बूस्टर और OPV बूस्टर, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर दिया जाता है। 5 से 6 साल पे DPT बूस्टर देंगे और 10 साल पे TD, पहले TT देते थे, अब चेंज हो गया है, अब देते हैं TD, टेटनस एंड डिप्थीरिया। 16 साल पे भी TD देंगे। और अगर प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो उनमें भी TD 2 इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर पहले बच्चे की उम्र 3 साल से छोटी है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सिर्फ 1 इंजेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर कोई भी कंडीशन दे दी जाती है कि एक महिला है, एक वुमेन है, उसका पहला बच्चा 4 साल का है, अब वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, तो उसको TD की कितनी डोज दी जाएंगी? TD की डोज 2 ही दी जाएंगी। अगर उसका बच्चा 3 साल से कम उम्र का है तो उसको TD की फिर से कितनी डोज लगेगी? 1 डोज लगेगी, जो कि TD बूस्टर कहलाएगी। तो ये सारे जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अभी जो करंट ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है PCV वैक्सीन, जो पहले नहीं थी, और एक ये 9 मंथ पे फ्रैक्शनल पोलियो वैक्सीन की थर्ड डोज, जो कि पहले नहीं लगती थी, अब ये थर्ड डोज भी एडिशनल जो प्रोटेक्शन के लिए ये ऐड कर दी गई है। एक और बात बताऊंगी मैं कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसमें मेनली 2 तरीके की वैक्सीन आप देखेंगे। 2 तरीके की वैक्सीन आप देखेंगे, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। क्या फ़र्क है दोनों में वो मैं बताती हूँ आपको। लाइव अटेन्यूएटेड का मतलब है, लाइव मतलब जिंदा, अटेन्यूएटेड जो है उसकी डिजीज कॉजिंग पावर को कम कर दिया गया है। अटेन्यूएशन का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसको कॉज करता है उसकी डिजीज कॉजिंग पावर को बहुत हद तक कम करके वो वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन वो जो वायरस है वो जिंदा है। किल्ड का मतलब है कि वायरस जो है जिंदा नहीं है। तो जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं उनके रख रखाव पे या उनके स्टोरेज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बजाय कि जो हमारी किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। फिर जनरली जो मम्मी पापा हमारे पास आते हैं उनको हमें क्या बताना है कि जो वैक्सीन हम दे रहे हैं उससे बच्चे को क्या क्या असर हो सकता है। पहली बात कि वो किन बीमारियों से उस बच्चे को बचाएगा और क्यों ज़रूरी हैं ये वैक्सीन्स। दूसरी बात, उनको अगली बार कब आना है अपने बच्चे को वैक्सीन के लिए, ये आप कब बता पाएंगे? जब आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पता होगा। तीसरी बात, आप क्या बताएंगे कि ये वैक्सीन तो हमने दे दी, अब बच्चे को आगे क्या होगा इस वैक्सीन से, जो माइल्ड रिएक्शंस वैक्सीन्स की हो सकती हैं वो आप बताएंगे। पेंटावेलेंट की बात करूं और DPT बूस्टर की DPT की बात करूं तो इन वैक्सीन से बच्चे को बुखार, पैर में दर्द, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इन वैक्सीन्स के साथ हम जनरली माता पिता को PCM पैरासीटामोल सिरप एज पर द एज उसको दे देते हैं बच्चे को और उसको देने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी बात क्वेश्चंस की मैंने बात की, आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। BCG की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, एक सिंपल सा सीधा क्वेश्चन। दूसरी चीज़ कि 1 साल की उम्र तक अगर जी हमने BCG नहीं दिया तो अब हम क्या करें।
सॉरी, अगर बर्थ पे हमने बीसीजी नहीं दिया तो क्या करें, 1 साल तक हम बीसीजी दे सकते हैं। बर्थ पे हमने हेपेटाइटिस नहीं दिया, अब क्या करें, हेपेटाइटिस नहीं दे सकते हम बाद में, हेपेटाइटिस 24 घंटे के अंदर ही देना होता है और सिंगल डोज लगती है ये। उसके बाद जो मैंने नया बताया कि क्या ऐड हुआ है, पीसीवी ऐड हुआ है, जो कि किससे बचाता है, निमोनिया से बचाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन्स लगती हैं 6, 10 और 14 हफ्ते पे, वो हम क्या 5 बीमारियों से बचाती हैं। वो 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी एंड हेपेटाइटिस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी एंड डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी एंड हेपेटाइटिस, 5 बीमारियों से बचाता है। और पोलियो की वैक्सीन अलग से दी ही जा रही है, जो कि पोलियो से बचाती है। और नया जो ऐड हुआ है वो फ्रैक्शनल आईपीवी, जो कि पहले 6 और 14 हफ्ते पे ही लगती थी 2 डोज, अब 9 मंथ पे इसकी बूस्टर के रूप में 3rd डोज को इंट्रोड्यूस किया गया है। और गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडीशंस देके मैंने बताया आपको कि जनरली प्रेगनेंसी में 2 डोज लगती हैं 1 मंथ के गैप में। और अगर किन्हीं बच्चा पहला बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो ये डोज 1 पे आ जाती है, जो कि टीडी बूस्टर कहलाती है, और ये 1 ही डोज लगती है। फिर डोसेज, पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आप ये 3 ही डोज पाएंगे, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा। सबसे मेन तो क्या है, 0.5 ml, सारी वैक्सीन्स मोस्टली 0.5 ml ही डोसेज में दी जाती हैं, एक्सेप्ट बीसीजी, जो कि जन्म के समय 0.05 ml दी जाती है लेफ्ट आर्म में। और माता पिता को या पेरेंट्स को क्या सलाह दी जाती है कि ये इंजेक्शन पकेगा, यहाँ पे पकाव होगा और पकने के बाद ये एक निशान छोड़ देगा। पहले इसको नस्तर का टीका भी बोलते थे। और किस बीमारी से बचाता है, टीबी से बचाता है ये, ठीक है। और अगर बर्थ पे नहीं दिया गया है तो 1 साल की उम्र तक जो है इसको दे सकते हैं। उसके अलावा 0.1 ml ये फ्रैक्शनल आईपीवी की डोसेज है, 0.1 ml। रेस्ट ऑल द वैक्सीन्स, सारी वैक्सीन्स 0.5 ml लगती हैं। पेंटावेलेंट हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एमआर हो गया, डीपीटी हो गया, सबकी कॉमन डोसेज है। तो इस 0.5 के अलावा आप इन दोनों को याद कर लीजिए कि ये कौन कौन सी वैक्सीन में लगती है। रेस्ट आपको सारा याद हो गया है। सिर्फ बीसीजी जन्म पे 0.05 ml लगेगा, उसके बाद अगर कभी भी लग रहा है तो 0.1 ml लगेगा। और फ्रैक्शनल आईपीवी 0.1 ml लगता है, ठीक है। रूट की बात करूं तो सारी मोस्टली इंट्रामस्क्यूलर लगती हैं, जैसे पेंटावेलेंट हो गई, हेपेटाइटिस, डीपीटी, ये इंट्रामस्क्यूलर लगती हैं। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे सीधा पैर में लगती है। और इंट्राडर्मल 2 ही वैक्सीन लगती हैं, बीसीजी और फ्रैक्शनल आईपीवी। दोनों जब लगेंगी तो हल्का सा जो है फूलेगी वो वाली जगह। और बीसीजी का तो मैंने आपको बताया कि वो पकती है और पकने के बाद निशान छोड़ देती है। सबक्यूटेनियस लगती है एमआर, मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन। और ओरल रूट से दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन एंड रोटा वायरस वैक्सीन और विटामिन ए। विटामिन ए 9 महीने पे और 1.5 साल पे दी जाती है। 1.5 साल के बाद 5 साल तक हर 6 महीने में वो पिलाई जाती है। समझे आप बात। पहली डोज विटामिन ए की दी जाएगी 9 महीने पे मीजल्स रुबेला के साथ, और दूसरी डोज उसकी दी जाएगी 16 से 24 महीने पे मीजल्स रुबेला के दूसरे टीके के साथ। उसके बाद हम बोलेंगे कि हर 6 महीने में आप बच्चे को सिर्फ विटामिन ए पिलाने के लिए लेके आइए, और हर 6 महीने के बाद जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता उसको विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन भी ओरल पोलियो वैक्सीन की तरह होती है, मतलब 5 बूंदें उसकी पिलाई जाती हैं रोटा वायरस वैक्सीन की। और पोलियो की तो सबको ही पता है 2 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो की पिलाई जाती है, ठीक है। तो ये रूट्स की बात हो गई कि कौन से रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ये देखिए बच्चे में मेनली ये वाली साइट होती है इंजेक्शन साइट, ये इसको बोलते हैं वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस मसल में ही बच्चे को आईएम इंजेक्शन दिया जाता है। पूछेंगे जी क्यों इसको ग्लूटियल या दूसरे वेंट्रोग्लूटियल वगैरह रूट पे नहीं दिया जाता। क्योंकि बच्चे की यही मसल होती है जो कि वेल डेवलप्ड होती है और जिसमें इंजेक्शन
लगाने का रिस्क उठा सकते हैं। तो ये वास्टस लेटरलिस होती है। इसको कैसे लोकेट करेंगे? देखिए, पूरे यहाँ से ग्रोइन से लेके नी तक पूरे को एक इमेजिनरी 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, और जो बीच वाला भाग होगा उसके आउटर पोर्शन में बाहर वाले हिस्से में इंजेक्शन दिया जाएगा। ये कौन सा इंजेक्शन? जो आईएम दे रहे हैं हम, पेंटावेलेंट हो गया, डीपीटी हो गया, ये सारे यहाँ पे लगेंगे वास्टस लेटरलिस में। अगर हम एमआर इंजेक्शन की बात करें तो वो आर्म में लगता है, बाजू में लगता है। ठीक है। फिर पूछा जाता है आपसे ओपन वाइल पॉलिसी और नॉन ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब है कि कौन सी वैक्सीन्स को हम खोल के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब है कि एक बार यूज़ हो गई, चाहे पूरी डोसेज नहीं लगी उसकी, हमें फेंकनी पड़ेगी वो वैक्सीन। तो ओपन वाइल पॉलिसी वाली वैक्सीन्स हम अगर एक बार खोल दी और डोसेज बच गई तो 28 दिन के अंदर अंदर हम उनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें आती है सारी टी सीरीज वैक्सीन। टी सीरीज डीपीटी, पेंटावेलेंट, टीडी, रोटा, ये सारी ओपन वाइल पॉलिसी में आती हैं। और जो नॉन ओपन वाइल पॉलिसी है इसमें बीसीजी, एमएमआर, ये दोनों लाइव वैक्सीन्स हैं। लाइव वैक्सीन्स हैं, मैंने क्या बताया लाइव वैक्सीन कि इनमें जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, जो कि बीमारी पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जिंदा होता है दोनों वैक्सीन में, लेकिन उसकी डिजीज कॉजिंग पावर को बहुत हद तक कम कर दिया जाता है, अटेन्यूएटेड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। तो ये नॉन ओपन वाइल पॉलिसी में आता है। खोलने के 4 घंटे के अंदर अंदर हमें ये यूज़ करनी होती है, और अदरवाइज हमें फेंकनी पड़ती है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक वैक्सीन में 5 डोसेज, 10 डोसेज इस तरीके से आती है। वो अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग डोसेज होती है। तो एक बार खोल दिया और एक ही बच्चे को वैक्सीनेट किया, बच गई है वैक्सीन, तो क्या करेंगे? फेंक देंगे, क्योंकि दोबारा ये यूज़ नहीं होती है। हालांकि जो ऊपर वाली वैक्सीन है ओपन वाइल पॉलिसी टी सीरीज वैक्सीन्स, ये सारी हम 28 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। फिर अलग अलग क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कि अगर एक बच्चे को लाया गया है सब्सिक्वेंट डोज के लिए, मतलब पहले वो वैक्सीनेट हो गया था, किसी कारण से बीच में लंबे समय तक वैक्सीनेट नहीं हुआ, तो क्या करें? दोबारा से शुरू करें वैक्सीन? जी नहीं। हम क्या करेंगे कि जहाँ से उसने छोड़ा था वहीं से हम पिकअप करेंगे। जैसे उसको पेंटावेलेंट 6 हफ्ते तक की मेडिसिन वैक्सीनेशन मिल गई थी, उसके बाद 7-8 महीने का गैप आ गया। जनरली तो क्या है, अगले महीने फिर से लगवानी है, लेकिन गैप आ गया किसी कारण से, तो जब वो रिटर्न कर रहा है हम उसको सेकेंड डोज ऑफ पेंटावेलेंट से शुरू कर देंगे। पेंटावेलेंट की मैं एक और बात बता दूं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन भी हम बीसीजी की तरह 1 ईयर ऑफ एज तक ही दे सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बच्चा 11 महीने की उम्र पे आता है नॉन इम्यूनाइज्ड, तो उसको हम पेंटावेलेंट 1 शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर बच्चा आता है 1 साल 1 महीने का अनइम्यूनाइज्ड, तो उसको जो पहली वैक्सीन देंगे वो पेंटावेलेंट नहीं होगी, उसको डीपीटी देंगे। दोबारा क्लियर कर लीजिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन हम शुरू करने की उम्र है 1 साल तक, 12 महीने तक। 12 महीने तक कोई बच्चा आ गया अनइम्यूनाइज्ड है बिल्कुल, तो उसको पेंटा वाला शेड्यूल शुरू करेंगे, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। अगर वो नहीं आता है, वो 1 साल के बाद आ रहा है और अनइम्यूनाइज्ड है, तो उसको जो शुरू करेंगे वो पेंटावेलेंट की जगह डीपीटी शुरू करेंगे। पेंटावेलेंट वैक्सीन कभी भी 1 साल की उम्र के बाद शुरू नहीं करनी है। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि अगर कोई बच्चा है, कभी भी वैक्सीनेट नहीं हुआ है, 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं लेकिन 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो कौन सी वैक्सीन देनी है? 9 महीने पूरे हो गए हैं तो 9 महीने तक की आप उसको सारी वैक्सीन दोगे। ठीक है। कौन कौन सी आप उसको दोगे? पेंटावेलेंट, आईपीवी, एमआर और रोटावायरस वैक्सीन, पीसीवी, ये सारी दोगे फर्स्ट डोज। और जो 9 महीने वाली एमआर मैंने बोली वो भी आप दोगे फर्स्ट डोज। उसके बाद आप बोलेंगे कि बाकी वैक्सीन का क्या? बाकी वैक्सीन का ये कि उसको जब 1 महीना पूरा हो जाएगा फिर आपको उसको सेकेंड डोज, थर्ड डोज के लिए सब्सिक्वेंटली बुलाएंगे। लेकिन 9 महीने पे कोई आ रहा है तो उसको एमआर तक आप उसको पूरा देंगे। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है
कि अगर कोई बच्चा आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक इम्यूनाइज्ड नहीं है, 12 महीने से ऊपर हो गया है, तो आप उसको क्या नहीं दे सकते, बीसीजी नहीं दे सकते जी, पेंटावैलेंट नहीं दे सकते, आप उनको दोनों नहीं दे सकते। क्या शुरू करेंगे, डीपीटी शुरू करेंगे। तो आप उसको शुरू कर दें डीपीटी, ओपीवी, मीजल्स, विटामिन ए, और उसको फिर 1 महीने के बाद डीपीटी 2, डीपीटी बूस्टर के लिए बुला लें, ठीक है। फिर है कि कहाँ पे प्लेसमेंट होती है, ये वाला फोटो एग्जाम में आता है, पूछते हैं, ठीक है, कि ये गड्ढे, ये एक अगर आप देखेंगे आइस पैक, तो एक बर्फ की सिल्ली जैसा बना रखा है ये वाला, और इसके बीच में 2 गड्ढे हैं। तो इस गड्ढे में क्या रखना है, इस गड्ढे में सिर्फ दो ही गड्ढे हैं और 2 ही वैक्सीन के लिए बनाया गया है। बीसीजी रखेंगे और एमआर रखेंगे, इसके अलावा कोई वैक्सीन इसमें नहीं रखनी है, गड्ढे की बात कर रही हूँ। और आइस पैक के ऊपर रखेंगे ओपीवी और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंडेमिक स्टेट्स में, जिस स्टेट्स में ये बीमारी पाई जाती है वहाँ के वैक्सीनेशन शेड्यूल में है। ये दिल्ली जैसे या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, ये दिल्ली के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ये बीमारी नहीं है। तो प्लेसमेंट ऑफ वैक्सीन की बात करूं तो जो पिट्स बनाए हुए हैं, गड्ढे बनाए हुए हैं एक आइस पैक के अंदर, उसमें 2 गड्ढे होते हैं और 2 ही वैक्सीन रखी जाती हैं। कौन कौन सी, जो मैंने आपको बताई थी, नॉन ओपन वाइल पॉलिसी नहीं फॉलो करती है, और जो कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, बीसीजी और एमआर। उसके अलावा ओपीवी भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, वो कहाँ पे रखी जाती है, आइस पैक के ऊपर अलग से रखी जाती है, गड्ढे के अंदर नहीं रखी जाती। गड्ढे के अंदर रखने का इनका पर्पस है क्योंकि ये क्या हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं, और ये सारी ये क्या करनी पड़ती है, फेंकनी पड़ती हैं। तो इनका टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसलिए गड्ढे के अंदर रखी जाती हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्सीन्स का स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है। तो ऑलमोस्ट हर वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री पे है। अगर ओपीवी की मैं बात करूं, पोलियो वैक्सीन की बात करूं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट स्टोर होता है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्ट्रिक्ट स्टोर, जहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट की वैक्सीन्स हम रखते हैं, वहां पे इसका स्टोरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं ये अगर हेल्थ फैसिलिटी, डिस्पेंसरी, अस्पतालों की बात करूं, वहां पे हम 2 से 8 डिग्री में रखते हैं। सिर्फ इस वैक्सीन के 2 टेम्परेचर आपको याद करने पड़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे रहेगी -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर रहती है। वहीं ये अगर हेल्थ फैसिलिटी में आ जाती है, अस्पताल में आ जाती है, डिस्पेंसरी में आ जाती है, तो ये 2 से 8 डिग्री में स्टोर होगी। उसके अलावा जितनी भी टी सीरीज वाली वैक्सीन हैं, टीटी नहीं, टीडी, आईपीवी, पेंटावेलेंट, डीपीटी, हेपेटाइटिस, ये सारी जो स्टोर होंगी, ये होंगी आइस पैक से दूर स्टोर। तो इनका स्टोरेज टेम्परेचर आइस पैक वाला नहीं होगा, 2 to 8 डिग्री मेंटेन रखना है, लेकिन आइस पैक से थोड़ा सा दूर इनको स्टोर करना है। तो ये प्लेसमेंट की बात हो गई। ये सारा एक ब्रीफ था वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, क्या क्या मोटे मोटे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।